चल, तो ये बात थी एल्डिहाइड की। इसी के साथ और भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने कहा कि CnH2n+2, 2n+2 का हो चुका है ना, 2n और O2, ठीक है, O2। तो अब कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होंगे, तो इसके 2 पार्ट हैं, इसके भी जनरली हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, बाकी पॉसिबल और है हाइड्रोक्सी वगैरह बनाइए। तो इसमें एक होता है हमारा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, RC OH, और एक होता है हमारे पास ईस्टर, एस्टर, है ना, RCOOR, RCOOR। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कंपाउंड्स इसके भी मिलते हैं, ठीक है, इस जनरल फार्मूला के। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा। एग्जांपल में जैसे मान लो हमने कहा कि C3H6O2, अगर हमने C6H6O कहा होता तो एल्डिहाइड कीटोन होता, लेकिन ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 O2 है ना, तो ये ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होगा, करेक्ट। तो इसमें क्या होगा, पहले आप 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो हमको मिलेगा CH3CH2COOH, और अगर इसका नाम लिखेंगे तो नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर हम इसी को ईस्टर के फॉर्म में लिख दें तो CH3COOCH3, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मैथिल, मैथिल एथेनोएट, एथेनोएट, ठीक है, मैथिल एथेनोएट। तो इस तरीके से हमारा इस जनरल फार्मूला के, इस जनरल फार्मूला 2 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, जिससे एग्जांपल के तौर पे हमने 3 कार्बन कर लिया, तो प्रोपेनोइक एसिड और मैथिल एथेनोएट, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लिखना चाहते हैं तो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने कहा कि चलो थर्ड भी ले लेते हैं, तो थर्ड में हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल है, थर्ड वाला भी। तो सॉरी, अगर आप थर्ड लिखते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, CH3CH, यहाँ आप OH दीजिए और इसको लिखिए CHO, तो आप देखो सब कुछ सेम है, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। बनने को तो इसका कीटोन भी पॉसिबल है। कीटोन कैसे पॉसिबल है वो देखो, CH2OH, C डबल बॉन्ड OCH3, तो क्या हो जाएगा ये, चाहे जहां से लीजिए, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके 1 2 3 और 4 आइसोमर का फॉर्मेशन कर लिया। बट कैटेगरी 3 ही बनेगी, ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में ये दोनों आ जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ दोनों। तो ये बात हुई। अब मान लीजिए कि हमारे पास एमीन्स है, एमीन्स को भी हम कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, उसको लिखते हैं एमीन्स आर फंक्शन आइसोमर्स, ठीक है। तो फंक्शन आइसोमर्स में कैसे, वो देखो, एक मिनट जस्ट, देखो फंक्शन आइसोमर में ये कैसे आते हैं, तो फोर्थ पॉइंट लेते हैं हम लोग, फोर्थ क्या फिफ्थ पॉइंट होगा ये, क्योंकि हमने इन और डाइन और आइन पढ़ लिया पहले। तो जैसे इसमें हमने कहा कि एमीन्स, अब एमीन्स देखो हम लोग 3 तरीके लिखते हैं, एक लिखते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है कि एन के पास 2 H होते हैं, ठीक है। सेकेंड डिग्री का अगर है
तो सेकेंड डिग्री में N के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन शेष रह जाता है ना, बचा रहता है। और अगर टर्सरी एमीन की बात कर रहे हो तो टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, R3N। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शन आइसोमर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया C3H7 C3H7NH2। हालांकि जनरल फॉर्मूला ये नहीं, जनरल फॉर्मूला इसका होगा C3H9N। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस जनरल फार्मूला के हमारे पास तीन एमीन्स पॉसिबल है। एक क्या कि C3H7NH2 जो ऊपर लिखा हुआ है, ये प्रोपेनामीन हो गया, प्राइमरी एमीन है, ये प्रोपेनामीन है और एक प्राइमरी एमीन है। फिर उसके बाद हमने कहा एक CH3 को N के दूसरे साइड ऐड कर दिया और एक तरफ C2H5 कर दिया। अभी भी देखो सब कुछ सेम है। इसको कहते हैं मेथिल इथेनामीन, मेथिल इथेनामीन। और फिर एक पॉसिबिलिटी और है कि हमने CH3N CH3N CH3 ऐसे लिख दिया। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखो 1 2 3 तो सब कुछ सेम है, तो वैसे इसको लिखेंगे डाई N डाई मेथिल मिथेनामीन, N डाई मेथिल मीथेनामीन। ये सब कॉमन नेम नहीं है, IPSC नेम है मीथेनामीन। ठीक है, तो ये बात हुई। ठीक, तो इसे भी क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन आइसोमर्स थे। तो एमीन्स को, वैसे एल्कोहल की बात करोगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को कभी भी फंक्शनल आइसोमर नहीं माना जाता, लेकिन एमीन्स के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स को हम हमेशा फंक्शन आइसोमर मानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्कोहल है, एक OH यहाँ पे OH, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल है, तो फंक्शनल आइसोमर नहीं है। ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमर है। लेकिन एमीन के केस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो फंक्शन आइसोमर होगा, है ना। तो ये बात हुई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास मान लीजिए कि एल्कोहल और फिनॉल है, एल्कोहल और फिनॉल भी होता है, एल्कोहल एंड फिनॉल। अब कैसे वो समझो, हमने कहा फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल। पहले एल्कोहल देख लेते हैं, क्या इसे आप फिनॉल मानोगे? नहीं, ये एल्कोहल है, क्योंकि OH डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, तो ये एल्कोहल है, नाम है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। तो ये एल्कोहल है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? CH3OH, देख लो सब कुछ कार्बन वगैरह सब कुछ इक्वल है, इसको क्या लिखेंगे? 2 मेथिल फिनॉल। तो ये तो फिनॉल है ना, ये क्या है? फिनॉल है। तो ये दोनों दूसरे क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे ही 7th नंबर पे हम अमाइड्स ले सकते हैं, अमाइड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइड्स। ठीक है, और अमाइड्स के साथ हम ऑक्सिम ले सकते हैं, ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स का मतलब ये जिसमें चलो देख ऐसे करते हैं, मान लो कि हमने लिखा CH3CONH2। अब इसमें जो कार्बन है कितने हैं? 2 कार्बन है, ठीक है। और N कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है, ठीक है। C2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 1। N कितना है? 1, ठीक है। अब इसके तो इसको बोलेंगे क्या? इथेनामाइड, इथेन प्लस अमाइड, तो इथेनामाइड, ठीक है। अमाइड फैमिली CONH2। लेकिन क्या हम इसको ऑक्सिम में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? अब ऑक्सिम में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमारे पास डबल बॉन्ड N होना चाहिए। तो CH3 कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो CH3 C डबल बॉन्ड NOH। देखो कार्बन बैलेंसी पूरी है? नहीं, इसकी बैलेंसी भी पूरी नहीं है। ओके, तो ये हुआ, तो इसे कहते हैं ऑक्सिम। क्या कहेंगे इसको हम? ऑक्सिम। अब क्योंकि ये
किसका ऑक्सिम होगा? एल्डिहाइड का। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी एक एच बच रहा है ना, एल्डिहाइड का। इसको बोलेंगे एल्डो ऑक्सिम, एल्डो ऑक्सिम, ठीक है, एल्डो ऑक्सिम, या एसिटेल्डो ऑक्सिम भी कह सकते हैं, एसिटेल्डो ऑक्सिम भी कह सकते हैं। और ये एमाइड है। ये दोनों के हैं दूसरे के फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक और आता है जिसको कहते हैं थायो ईथर। थायो ईथर बिल्कुल ईथर की तरह है, थायो ईथर और थायोल, मतलब जिसे अल्कोहल और ईथर होते हैं दूसरे के, वैसे थायो ईथर और थायो अल्कोहल भी इस कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल वही सेम है जैसे हमने लिखा CH3 CH2 CH2SH, तो ये है थायो अल्कोहल। इसके बोलेंगे थायो अल्कोहल, मतलब इसको कहेंगे प्रोपिल थायो अल्कोहल, प्रोपिल थायो अल्कोहल। लेकिन अगर उसी को ऐसे लिख दें CH3 CH2S CH3, तो इसको कहेंगे ईथर, डाई एथिल थायो ईथर। मतलब नहीं, इसको दो तीन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? पहले एथिल तो एथिल, फिर मैथिल तो मैथिल, थायो ईथर। तो ये भी क्या है? दूसरे के फंक्शन आइसोमर्स है, सब कुछ सेम है, फिर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। तो ये हमारे टोटल कंपाउंड्स हुए जिनको हम कहते हैं कि ये फंक्शन आइसोमर। बाकी और भी होते हैं, जैसे 9 नंबर ले लें, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो जिसे हमने लिखा कि RCN है ना, RCN का मतलब पूरा नाम ही लिख देते, कंपाउंड पर्टिकुलर लेते हैं, साइनाइड। जैसे हमने लिखा CH3CN, अब इसको हम लिख सकते, ये है साइनाइड, नाइट्राइल जिसको कहते हैं, साइनाइड। अब इसको हमने लिख दिया CH3NC, तो इसको कहेंगे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये क्या है? दूसरे के फंक्शन आइसोमर तो है, सब कुछ सेम है, बस फंक्शन ग्रुप में डिफरेंस, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। ओके, देखो अब मान लो कि हमारे पास 11th नंबर, 10th या 11 जो भी होगा, सीक्वेंस देख लेना क्या है सीक्वेंस इसका, 10 नंबर होगा ना। तो 10 में है तो हमारे पास है, जैसे कि मान लो कि नाइट्रो है ना, नाइट्रो और नाइट्राइट, नाइट्रो और नाइट्राइट। जैसे हमने लिखा CH3NO2, तो ये क्या है? नाइट्रो है, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको लिख दिया CH3ONO, तो इसको बोलेंगे मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सब कुछ सेम ही तो है, वही कार्बन, उतनी हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, है ना, बस डिफरेंस किस में है? फंक्शन ग्रुप में डिफरेंस है। तो इनको क्या बोलेंगे हम कि भाई ये सब फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये बात रही फंक्शन आइसोमरिज्म की। आते हैं कि चलते हैं बात आती है मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म, ठीक है, 4th पॉइंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, MF तो सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन चेन जो है होती है, एल्किल ग्रुप जिसको कहते हैं, एल्किल ग्रुप आर डिफरेंट। कहां पर? आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट एटम, एक से ज्यादा वैलेंसी वाले एटम के इधर और उधर दोनों तरफ, किसी भी तरफ पॉलीवैलेंट एटम और फंक्शनल ग्रुप, एटम और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे देखो ईथर है, CH3O CH3 CH2 एंड CH3, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है
है ना, इसका कोई मेटामर तो पॉसिबल नहीं बेटा किसी भी कीमत, क्योंकि अगर मैं इस CH3 को उठा के इधर भी लगा दूंगा सेम ही बन जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दूं कि इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा जाए कि एक तरफ कम से कम 3 हो, है ना, तो इस ईथर को, अब ये पॉलीवैलेंट है, इसी मैंने लिखा ना पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज्यादा, जैसे एस हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, इनमें, ठीक है। तो ऐसे एटम के इधर, अब देखो यहाँ पे इधर 3 कार्बन की इधर, तो अब इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 O CH2 एंड CH3। सब कुछ देखो, सब कुछ वही है, बस हमने दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप को चेंज कर दिया है। या इसको बना लो या इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 O CH CH3 CH3। अब देखो चाहे ये लोगे चाहे ये लोगे, दोनों नहीं ले सकते, है ना। ये दोनों एक दूसरे के नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक, ये वाला जो है, जिसको मैंने इसे नंबरिंग किए दे रहा हूँ, ये फर्स्ट है ये सेकंड और ये थर्ड। तो या तो तुम बेटा थर्ड ही मानोगे या तो सेकंड, या ये ऑप्शन है दोनों में, ये एक ही मानोगे, ठीक है। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि देखो इसमें कार्बन चेन दोनों में सेम, एक साइड तो सेम है, एक कार्बन यहाँ भी एक कार्बन यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर नहीं है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 एंड 2, या फिर 1 एंड 3, ठीक है। यही दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। 3 एंड 2 आर नॉट मेटामर, वो तो चेन आइसोमर है। थर्ड एंड सेकंड मेटामर नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि देखो नंबर ऑफ कार्बन में सेम सेम है। फर्स्ट के साथ सेकंड भी मेटामर का रिलेशन रखता है और थर्ड के साथ भी फर्स्ट रखता है, लेकिन सेकंड और थर्ड एक दूसरे के मेटामर्स नहीं है। जैसे देखो और भी लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, ठीक है। कीटोन कैसे, देखो हमने कहा कि हमारे पास इस तरीके से 6 कार्बन है, हमने यहाँ पे लिया O थर्ड पे। अब इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 H। देखो इधर 2 कार्बन थे, अभी इधर 1 कार्बन बचा है, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, अब बताना कि क्या ये फंक्शन मेटामर की कैटेगरी में जाएगा। 4 ये हो गए, डबल बॉन्ड ये, क्या फिर से वही बात कि क्या CH3 यानी कि जो फर्स्ट वाला है, क्या ये जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड के साथ मेटामर है, तो हाँ बिल्कुल है। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन बचा है, यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ 4 कार्बन हो गया। लेकिन क्या सेकंड और थर्ड भी एक दूसरे के मेटामर्स हैं? नहीं। देखो यहाँ कार्बन सेम है, तो इसमें दोनों में ऑप्शन है ना, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, बट उसकी ये चेन आइसोमर है दूसरे के, मेटामर्स नहीं हो सकते। ये दोनों दूसरे के मेटामर है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मेटामर है, फर्स्ट एंड थर्ड मेटामर है, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट मेटामर, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों मेटामर कैटेगरी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी बात किसकी, मेटामेरिज्म की, ठीक है, मेटामेरिज्म की। ऐसे थायोइथर के साथ हो सकता है, यही सेम चीज एमीन्स के साथ हो सकता है, बट फर्क इतना है, जैसे मान लो हम और एग्जांपल लेते हैं एमीन्स का। जैसे एमीन्स का कोई एग्जांपल ले ले, एमीन्स में जैसे हमने कहा कि CH3 CH2 CH2, यहाँ लिखा N, यहाँ लिख दिया हमने CH3 और यहाँ पर भी लिख दिया CH3, ठीक है, यानी डाई मेथिल एन डाई मेथिल प्रोपेनामीन है। अब इसको अगर हम ऐसे लिख दें CH3 CH2 N, यहाँ पे लिख दिया हमने C2H5 और यहाँ लिख दिया CH3। तो अब ये दूसरे के क्या है, ये दोनों के मेटामर है। क्यों मेटामर है, क्योंकि नाइट्रोजन के इधर पहले 3 कार्बन थे, अब 2 ही बचे, यहाँ 1 कार्बन था अब 2 हो गया। तो ये क्या है, ये भी तो मेटामर की कैटेगरी, ये दूसरे के मेटामर्स ही तो होंगे, है ना, ये भी क्या होंगे मेटामर। ऐसे थायोईथर का हो सकता है, ठीक है, थायोईथर का, कीटोन का, ठीक। तो एल्डिहाइड का नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इतना बिल्कुल क्लियर रखिएगा।
कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है कौन सा बचा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये एक तरीके से रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट ऑफ क्या? एक एटम होता है, एक एटम और पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, मेटामेरिज्म में रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, कि जब हमारा कोई एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा फॉर्म exist as two different forms, ठीक है, दो अलग अलग फॉर्म में। कैसे? बाई रैपिड इंटरकन्वर्टिबिलिटी, बाई रैपिड इंटरकन्वर्टिबिलिटी। मतलब कि वो एक दूसरे में बहुत तेजी के साथ इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, बहुत तेजी के साथ। तो उसको कहते हैं भाई यहाँ पे कौन सी पाजी की? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब उसमें दो ही प्रोसेस होती है, उसमें एटम और पाई बॉन्ड का रैपिड डिलोकलाइजेशन होता रहता है ना। देखो जैसे मान लो हमारे पास HCN है, HCN, तो HCN को ऐसे लिखते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हो? मान लो हमने अभी C से अटैच था, अब हमने कहा कि अब वही हाइड्रोजन जा करके N से अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या है? ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो ये, और दूसरी तरह से इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास इस तरह से एल्डोल है, CH3C, यहाँ पे है OH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब क्या करिए, इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो होगा क्या? ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो हो क्या रहा है? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रहा है, एक न्यूक्लियाई की शिफ्टिंग हो रही है और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो शिफ्टिंग होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या? टॉटोमेरिज्म। अब देखो ये क्या है, ये इसमें इन भी है, ऑल भी है, तो इसको कहते हैं इनॉलिक फॉर्म या इनॉल। इसमें सिर्फ कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, बहुत तेजी के साथ इंटर कन्वर्ट होते हैं, है ना। यानी ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर सोचिए कि आप अलग कर लें तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि इस तरह की जितनी भी आइसोमर्स सब्सटेंसेस एक से ज्यादा इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच क्या होती पाई जाती है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से इसको जाना जाता है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? ठीक है, इन्हें हम टॉटोमर्स, इन फॉर्म को कहते हैं टॉटोमराइजेशन। ठीक है, टॉटोमराइजेशन। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि कीटो, अच्छा इस वाले में जो है कीटो और इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है? कीटो और इनॉल में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? बेटा कीटो की ज्यादा होती है, कीटो की ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म में। ठीक है, कीटो इनॉल फॉर्म से, क्योंकि इनॉल फॉर्म में बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है ना, और इनॉल फॉर्म में, और कीटो में ज्यादा होती है, तो कीटो वाले के बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसलिए जब ऐसे यहाँ ट्रांसफर हो कैसे बन जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी स्टेबल होता है। ठीक है, और एग्जांपल देखो इसी कीटो इनॉल के ही, जैसे मान लो इस तरह से कोई, यहाँ पे मैं लिखा ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, 2 H है, तो ये क्या होगा अगर ये इस तरीके से लिख दिया जाए इसको कि ये वाला एक H
ट्रांसफर हो जाए तो ये OH बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, कीटो इनॉल ही तो हुआ ना। तो ये इनॉलिक फॉर्म है। तो इनॉलिक फॉर्म तो लगभग 1% के आसपास होता है, ज़्यादा नहीं होता, 1-8% बनता है, बल्कि 99% इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लो कि हमने ले लिया ईस्टर, मान लो मेरे पास क्या है, ईस्टर है। ठीक है, ईस्टर है, और हम मान लेते हैं कि जैसे ईस्टर में नहीं बनेगा, इसको कुछ और लेना पड़ेगा, कीटो ईस्टर। ठीक है, तो कीटो ईस्टर को तो समझते, देखो जैसे हमने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखा CH2 और लिखिए COO C2H5 करेक्ट। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि जैसे ये CH3, अब ये जो C डबल बॉन्ड हुई, ये बन जाएगा COH। कैसे बना, ये वाला H उसके पास चला गया, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ एक ही H बचेगा, फिर यहाँ हो जाएगा COO C2H5। ठीक है, तो इसमें क्या आया, इन और ऑल दोनों आया, ये इन है ये ऑल है, तो इसको कहेंगे इनॉल और इसको कहेंगे कीटो। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रैपिड इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा अमाउंट होता है, ये कम अमाउंट होता है, ये मेजर होता है ना, ये 99%, ये 1% के आसपास। ठीक है, तो हमेशा कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म से। इसी को हम इनोलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को इनोलाइजेशन भी कहते हैं, इनोलाइजेशन। ठीक है, इनोलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास कीटो फॉर्म है, उसे इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो इनोलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारी पूरी आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक बची अभी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक बची है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक फॉर्म में वो चेन के फॉर्म में रहेगा, रिंग नहीं रहेगी, दूसरे में रिंग आ जाएगी, है ना। कार्बन वही, वही हाइड्रोजन, वही कार्बन, सब कुछ वही सेम, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। बस डिफरेंस किस चीज में आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कभी वो चेन के फॉर्म में रहेगा तो कभी वो रिंग के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन कार्बन की लिंकिंग या तो ओपन या तो फिर ओपन चैन के फॉर्म में रहेगा, या तो फिर वो रिंग के फॉर्म में रहेगा बाकी सब कुछ सेम ही। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि हमारे पास मान लो कोई एल्कीन है C3H8, ये प्रोपीन है मान लो, ये तो हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो प्रोपीन को कैसे लिखेंगे, इसका CH3 CH2 CH3CH, डबल बॉन्ड लगाना है हमको, तो ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब इसको, इसी को सेम यही सब कुछ रहेगा, इसको हम इस तरह से रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH2 एंड सो ऑन, ऐसे। जैसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या है, प्रोपीन। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर, सब कुछ वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे अगर मान लो कि हमने कहा कि C4H8, तो इसके तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे देखो 4 कार्बन की तुम्हारे पास पहले बात तो एक एल्कीन रहेगी, है ना। अब ये ब्यूटीन है, इसका मतलब क्या है, ये ओपन चेन में है, क्योंकि हमने साइक्लिक थोड़ी लगाया इसमें, कि हम चलो साइक्लिक लगा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 4 कार्बन की एक साइक्लोब्यूटेन हो जाए, ये ब्यूटीन है, ये साइक्लोब्यूटेन है। क्या और पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक 3 कार्बन की चेन हो जाए और एक हमारे पास CH3 यहाँ बाहर दिखता रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, ये भी ये तीनों क्या है दूसरे के रिंग चेन, ये रिंग, ये चेन, ये रिंग चेन दोनों है, तो एक दूसरे क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर होंगे। तो मतलब रिंग चेन आइसोमर तब पाई जाती है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का कंपाउंड रिंग और चेन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये चेन के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में। तो वहां पर ये देखना, ध्यान रखिएगा, कभी भी एल्केन नहीं होती, एल्केन का रिंग चेन नहीं बनता है, रिंग चेन बनता है किसका, एल्कीन का
और एल्काइन का। एल्काइन और एल्कीन, एल्कीन ये नहीं, बस यही दोनों फॉर्म में, ये और ये इन्हीं का बनता है। ठीक है, ये क्या है, ब्यूटीन से लेके चले थे, प्रोपीन से लेके चले थे उसमें, क्योंकि एल्केन तो सैचुरेटेड हो तो उसमें बॉन्ड कैसे बनाओगे, रिंग का फॉर्मेशन कैसे करोगे। ठीक।